नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। आप देख रहे हैं देश की बात, मेरे साथ और मैं हूं राजश्री। चुनावी पारा चरम पर है, जैसा कि हम जानते हैं, खासकर उन राज्यों में जहां पर चुनाव होने वाले हैं। यूपी और उत्तराखंड में तो चुनाव को लेकर दिन भर आज सरगर्मी रही। यूपी में दूसरे चरण के लिए प्रचार आज खत्म हुआ, तो उत्तराखंड में भी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज था। देश की बात में हम बात करेंगे उन चुनावी मुद्दों की जिन पर चुनाव हो रहे हैं। बात नेताओं के आरोपों और प्रत्यारोपों की भी करेंगे और समझाएंगे आपको कि क्यों मुलायम ने लोक दल के उम्मीदवार को जिताने की अपील की है। क्या ये मुलायम सिंह यादव की नई रणनीति है या फिर यूं ही उठाया गया एक कदम है। अमेठी रायबरेली में प्रियंका के प्रचार के लिए क्या पेंच फंसा है, ये सब आपके सामने रखेंगे। बीजेपी के साथ लड़ाई में शिवसेना ने पीएम मोदी को क्या कहा है, क्यों सीधे तौर पर शिवसेना पीएम मोदी पर निशाना साध रही है, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही शिवराज के आजम पर दिए बयान की चर्चा भी करेंगे। शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने आजम खान पर एक सनसनीखेज बयान दिया है। वो बयान क्या है और क्या मतलब निकलता है उसका, ये सब कुछ आपके सामने हम रखेंगे। बहुचर्चित व्यापम घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा करेंगे। कोर्ट की खबरों में हम दिखाएंगे कि कहां नहीं पेश हुए हैं जस्टिस कर्णन, और साथ ही आपको बताएंगे कि शशिकला के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में अब कौन सी बड़ी बाधा है। यदि उस बाधा को पार करती हैं तो कैसे उनके लिए रास्ता आसान हो सकता है। बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संभावित व्यापार नीति की, जिसका सीधा प्रभाव हम पर और आप पर पड़ेगा, भारत पर पड़ेगा और भारत और अमेरिकी संबंधों पर पड़ेगा। इसकी हम चर्चा करेंगे विस्तार से, आपके सामने रखेंगे ये सारी खबरें। साथ ही बात इतिहास की करेंगे, बात साहित्य की करेंगे। गजल की दुनिया के खूबसूरत गजलकार को एक याद करेंगे, जिसकी गजलें आज भी हमारे दिलो दिमाग पर तारी हैं, और किसने ग्रैमी अवार्ड जीत के और भारत का नाम रोशन किया है, ये हम आपको बताएंगे। उस कलाकार के धुनों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। तो यूपी विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण और एक चरण में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज खत्म हो गया। यूपी के 11 जिलों की 66 सीटों पर बुधवार यानी 15 फरवरी को मतदान होना है। सपा प्रत्याशी के निधन के कारण आलापुर सीट पर चुनाव रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य की 69 विधानसभा सीटों पर ही मतदान बुधवार को होगा। उत्तराखंड में भी एक विधानसभा सीट पर वोटिंग रद्द कर दी गई है। कर्णप्रयाग विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी कुलदीप कनवासी की सड़क हादसे में मौत के बाद यहां चुनाव रद्द किया गया। प्रचार के आखिरी दिन दोनों ही राज्यों में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी। तो प्रचार का आखिरी दिन जाहिर सी बात है कि रैलियों का दिन रहा। तो रैलियों का जो रेला आज उत्तर प्रदेश में चला, उसकी हम पहले चर्चा कर लें। उत्तर प्रदेश में दिन भर आज रैलियों का रेला चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एक ही जिले में थे। दोनों ने लखीमपुर खीरी में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां रैली में सपा कांग्रेस गठबंधन और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए, तो वहीं राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की। साथ ही प्रधानमंत्री पर जनता से किए वादों को नहीं पूरा करने का आरोप लगाया। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रैलियों को संबोधित किया। दोनों नेता लखीमपुर खीरी में एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस के साथ उसके गठबंधन पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री के बयान का जवाब वहीं से कुछ दूर मौजूद राहुल गांधी ने अपनी रैली में दिया। दोनों ने एक दूसरे पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जब उनको डर लगा कि 2014 में परिवार भी एक था, कोई झगड़े बगड़े नहीं थे, अखिलेश की तब तक छवि भी ठीक थी उस समय, तो आपके सुपड़े साफ हो गए। तो आप लोगों का भला करने के बजाय जोड़ तोड़ की राजनीति में लग गए, गठबंधन के कारोबार में लग गए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में दोस्ती हुई है, मित्रता हुई है। इसका नतीजा होगा कि उत्तर प्रदेश में
हमारे गठबंधन की सरकार बनने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने यूपी में सरकार बनाने का दावा किया। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री सपा कांग्रेस के गठबंधन से डरे हुए हैं, तो पीएम मोदी ने दावा किया कि हार सामने देख समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। जब पराजय सामने दिख गया तो दोनों पत्रकारों के सामने बैठ करके गिड़गिड़ाने लगे, कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनाव की खबरें ना आ जाए, और इसलिए नए नए मुद्दे डाल करके अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर से कोशिश की। ये बात आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मोदी जी के मूड में, उनके चेहरे पे, उनके शब्दों में दिखाई दे रहा है। उनको बात समझ आ गई है कि उत्तर प्रदेश को विकास की सरकार, प्रगति की सरकार चाहिए, और ये सरकार सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दे सकती है। राहुल गांधी ने अपनी रैली में मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अखिलेश सरकार जनता से किए वायदों को पूरा करने में असफल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया, तो राहुल गांधी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस यूपी को तरक्की की नई राह पर ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो मौसम बदल रहा है और मौसम का असर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, राहुल गांधी की आवाज़ अब थोड़ी थोड़ी फंसने लगी है और मौसम का सीधा असर उन पर है। राहुल गांधी की आज तबीयत भी ठीक नहीं थी। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखा है और वो इन दिनों ज़्यादा योगा कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रैलियों को संबोधित कर सकें। लेकिन रैलियों और चुनाव का योग अपने आप में अलग सा ही होता है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बीएसपी अध्यक्ष मायावती शायद इसको सबसे अच्छे तरीके से समझते हैं। उन्होंने भी आज कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। अपनी रैलियों में जहां अखिलेश ने विकास का मुद्दा उठाया, उपलब्धियों का बखान किया, तो वहीं विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। मायावती ने भी इटावा और उन्नाव की सभाओं में सपा कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। सभी पार्टियों ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। पीएम मोदी और राहुल गांधी जहां चुनिंदा जगहों पर रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती पूरे राज्य में घूम घूम कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। मुरादाबाद और बदायूं की अपनी सभा में अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला बोला, तो बीएसपी पर भी जमकर निशाना साधा। और जो लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इनकी सरकार में 5-5 मुख्यमंत्री हैं, बताओ उनके पास एक भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो बता दो। जब चेहरा ही नहीं लाए तो वो सरकार बनाना ही नहीं चाहते। जब चेहरा नहीं लाए तो इसका मतलब यही है कि सरकार वो बनाना नहीं चाहते। और फिर सावधान रहना, वो पत्थर वाली सरकार से भी, यहाँ तो साइकिल वाले हैं लेकिन उन्हें बता देना कुछ लोग वहाँ गड़बड़ों में हैं। ये पत्थर वाली सरकार आ गई तो फिर हाथी लगवा देगी इस बार। अखिलेश के वार का जवाब बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इटावा और उन्नाव की सभाओं में दिया। मायावती ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और इसके लिए सपा सरकार जिम्मेदार है। इनकी इस सरकार में काम कम और अपराध ज्यादा बोलता रहा है। कुल मिलाकर वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है। यूपी में क्यों? सीधा मुकाबला सपा कांग्रेस गठबंधन बसपा और बीजेपी के बीच है, लिहाजा अखिलेश और मायावती के निशाने पर मोदी सरकार भी रही। दोनों ने बीजेपी की कथनी और करनी पर सवाल उठाए। बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण के लिए मतदान होना है, लिहाजा आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। 7 चरणों में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में अभी कई और रंग आने बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो
तो चुनावों का दौर है तो अलग अलग रंग, अलग अलग तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ नेताओं के जोरदार भाषण तो कुछ नेताओं के जोरदार कारनामे। आज मुलायम सिंह यादव का एक अलग अंदाज देखने को मिला। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे शिवपाल यादव का प्रचार करने जसवंत नगर पहुंचे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने आज एक बार फिर सबको चौंका दिया। उन्होंने इटावा की सदर सीट से चुनाव लड़ रहे लोकदल के एक प्रत्याशी को मंच पे बुलवाकर आशीर्वाद दे डाला। मजे की बात यह है कि इस सीट से सपा का उम्मीदवार भी मैदान में है। अखाड़े के उस्ताद मुलायम सिंह के दांव पेच अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहे हैं। पहले चरण में सपा के प्रचार से दूर रहकर नेताजी अपने भाई के लिए वोट मांगने पहुंच गए। मुलायम सिंह ने भाई का धर्म निभाया, लेकिन ताका की रैली में बेटे का नाम एक बार भी नहीं लिया। उन्होंने गठबंधन का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन सरकार के काम खूब गिनाए। और तो और रैली में इटावा की सदर सीट से लड़ रहे लोकदल के प्रत्याशी आशीष राजपूत को मंच पर बुला लिया और दिल खोलकर आशीष दिया। ये उनका प्यार है मेरे ऊपर। वो चाहते थे कि इटावा में हमारी कम्युनिटी का 54,000 वोट है और नेताजी ने पहली बार इटावा में लोधी राजपूत गरीब लड़के को नेताजी ने एमएलए बना करके विधानसभा में पहुंचाया था। आशीष को आशीष देने की वजह भी है। आशीष राजपूत लोकदल के टिकट से चुनाव लड़ने से पहले सपा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन सपा से टिकट न मिलने की सूरत में लोकदल चले गए। वहीं लोकदल ने नेताजी को अपना स्टार प्रचारक बना रखा है। सपा के बागियों को नेताजी के आशीर्वाद को मुलायम की अगली रणनीति का हिस्सा भी समझा जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव के चुनाव में नाकाम रहने की स्थिति में समाजवादी पार्टी की बागडोर क्या नेताजी खुद थामने की तैयारी में है? क्या मुलायम सिंह ने अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है? क्योंकि मुलायम सिंह को नेताजी यूं ही नहीं कहा जाता। रजत मिश्रा, एपीएन। उधर सुल्तानपुर के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक और पार्टी उम्मीदवार अरुण वर्मा बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। विधायक पर 3 साल पहले दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला की हत्या कर दी गई है। दुष्कर्म के मामले में 21 फरवरी को सुनवाई होनी है। महिला की हत्या के बाद विधायक अरुण वर्मा संदेह के घेरे में है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस बीच ये कहा है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी यदि उचित होगा तो। हालांकि अरुण वर्मा बेहद करीबी माने जाते हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की और सबसे कम उम्र के विधायक यानी कि 25 साल में वो विधायक होने का रिकॉर्ड भी उन्होंने बना रखा है। सपा विधायक को सीएम अखिलेश यादव का करीबी भी माना जाता है। इसी विधानसभा क्षेत्र से अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी की थी। महिला से दुष्कर्म करने का आरोप का ये मामला काफी पुराना है। 5 अक्टूबर 2013 को विधायक और उसके साथियों पर सुल्तानपुर शहर के गेस्ट हाउस में युवती के साथ गैंगरेप करने का आरोप लगा था। इस मामले में 2 आरोपी अभी जेल में हैं। कुछ दिनों पहले युवती के पिता ने इस मामले में विधायक को तलब करने की अर्जी कोर्ट में दी थी, जिसकी सुनवाई 21 फरवरी को होनी है। उधर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मामले में राजनीति से इनकार नहीं किया है। हालांकि उनका कहना है कि मामले का निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। घटना के बारे में कई बार जांच भी हुई है। मैं ये कहता हूँ निष्पक्ष कार्रवाई होगी और किसी को भी किसी संस्था से अगर जांच कराने के लिए भी मांग करते हैं तो सरकार उसके लिए जांच कराएगी और निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती है। इसमें कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक तमाम चीजें भी देखनी पड़ेंगी। और जब चुनावी प्रचार की गहमा गहमी है, आरोपों प्रत्यारोपों का दौर है, ऐसे में एक चेहरा जिसका प्रचार करते हुए देखना सभी को इसका इंतजार है, वो है प्रियंका गांधी। अमेठी रायबरेली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का प्रचार कार्यक्रम फिलहाल टल गया है। पहले प्रियंका गांधी को 14 फरवरी से यहां प्रचार का बिगुल फूंकना था, लेकिन खबरों के मुताबिक फिलहाल ये कार्यक्रम टल गया है। माना यह जा रहा है कि अब प्रियंका का ये दौरा एक से 2 दिन देर से शुरू होगा। अगर चीजें दुरुस्त नहीं हुई तो प्रियंका अपने कार्यक्रम को सीमित भी कर सकती हैं। दरअसल खबरों के मुताबिक अमेठी रायबरेली के पार्टी नेताओं ने उन्हें सलाह दी है कि गठबंधन के पेंच और उम्मीदवारों पर जारी सस्पेंस के चलते कांग्रेस के इस गढ़ में नतीजे इस बार विपरीत तक हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हार का ठीकरा प्रियंका के सर ही फूटेगा। लिहाजा प्रियंका गांधी को सलाह दी गई है कि अभी वो यहां प्रचार से बचें। रायबरेली में भले ही कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ रही है, लेकिन सपा के मौजूदा विधायक जिनका टिकट कटा है वो दूसरे छोटे दलों या फिर निर्दलीय के रूप में मैदान में है। उधर रायबरेली की ऊंचाहार सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के सामने सपा के मौजूदा विधायक मनोज पांडे भी मैदान में हैं।
अमेठी से गायत्री प्रजापति और गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह साइकिल निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी की साख को बचाने के लिए कांग्रेस अब नई रणनीति बना रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे देश के लिए बेहद अहम होता है। सबसे बड़ा सूबा है और तमाम बड़े सांसद यहाँ से हैं, बड़े मंत्री यहाँ से हैं और खुद प्रधानमंत्री भी इस वक्त यहीं से हैं। उनका संसदीय क्षेत्र भी यहीं से है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश का चुनाव एक बार और ज़्यादा अहम हो गया है और इसको देखते हुए बीजेपी के तमाम अन्य नेता और मुख्यमंत्री भी इसमें ज़बरदस्त दिलचस्पी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ उकसाने वाले बयान देकर जनता को भड़काने की कोशिशें भी करते हुए दिख रहे हैं और इसमें तमाम दल एक ही मंच पर दिखते हैं। और हालत ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। शिवराज चौहान जो कि एक तरह से शालीन भाषा का इस्तेमाल करने वाले माने जाते हैं, उन्होंने आज एक विवादास्पद बयान देकर कहा कि सपा नेता आजम खान का नाम लेने पर स्नान करना पड़ता है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। गौरतलब है कि आज किरण रिजिजू जो राज्य गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि चूंकि हिंदू धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट तमाम उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहां पर हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है और इसको लेकर आज दिन भर विवाद मचा रहा और शिवराज सिंह चौहान का फिर मसला दोपहर में आ गया। तो जाहिर सी बात है कि इसको भी लेकर विपक्षी दल ने काफी हंगामा मचाया। सत्ता के स्वार्थ का दूसरा नाम है राजनीति। यूपी चुनाव के वक्त नेताओं के भड़काऊ बयान के बावजूद जनता संयम का परिचय दे रही है, लेकिन नेता लोग जनता के सब्र का इम्तिहान लेने से बाज नहीं आ रहे। हालत यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से ही उत्तर प्रदेश में सियासत के तीर चला रहे हैं। निगाहें सपा नेता आजम खान पर है तो निशाने पर प्रदेश के हिंदू वोट। आजम खान साहब है, अब उनका क्या नाम लूं, कहते नाम लो तो स्नान करना पड़ता है। अलग अलग नगीने छाट रखे और ये मिलकर उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। जाहिर है मध्य प्रदेश में मामा के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री को जवाब भी कम भड़काऊ नहीं मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान का मकसद पूरा हो गया। इस बयान ने एमपी में अब तक 50 के करीब जान ले चुके व्यापम घोटाले की वजह से 634 छात्रों के दाखिले रद्द होने की खबर को छोटा कर दिया। साथ ही मामा ने यूपी में ध्रुवीकरण की कोशिश में अपनी आहुति डालकर आला कमान को भी खुश कर दिया। लेकिन इस मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है। ये बयान भले ही अरुणाचल प्रदेश पर दिया है, लेकिन पार्टी के निशाने पर विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के अल्पसंख्यक मतदाता हैं। बीजेपी ने भी इसका जवाब देकर अपने मतदाताओं को खुश कर दिया। अरे चुनाव तो चलते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने ये वक्तव्य क्यों दिया कि अरुणाचल को हिंदू राज्य बना रहे हैं? ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? सत्ता की सियासत इस बात की परवाह नहीं करती कि उनके बयानों से आवाम पर क्या गुजरती है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों को चुनाव के मौके पर ऐसे सरफरों की तलाश रहती है जो उनके उकसाने पर कौमी एकता और भाईचारे का कत्लो गारत करने को तैयार हो जाए। ऐसे लोगों को ये पार्टियां गोद ले लेती हैं और उच्च श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करती हैं। यही है हमारा लोकतंत्र और राजनीति की भाषा। कोई कैसे करे इन नेताओं से विकास की आशा। अंशुमन त्रिपाठी के साथ अमित यादव, एपीएन। और ऐसा नहीं कि इसमें कोई एक पार्टी विशेष ही आगे है और इस तरह के बयान देती है। सारी ही पार्टियां, सारे ही दल मौके बेमौके इस तरह के बयान देकर लोगों को भड़काते रहते हैं। और यदि शिवराज सिंह चौहान ने आजम खान पर बोला तो आजम खान भी कहाँ पीछे रहते हैं। आज उन्होंने भी दिन भर कई विवादास्पद बयान दिए और कुछ बयान तो ऐसे थे जिनको आप दिखा भी नहीं सकते हैं। बहरहाल इन बयानों से आगे मुद्दों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश अपने दूसरे दौर की वोटिंग के लिए तैयार है। इस बार यूपी में कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर चुनाव हो रहा है। बहरहाल सवाल ये है कि किन मुद्दों को जनता हाथों हाथ लेती है और कौन से मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। बस दुआ इस बात की भी है कि जिस तरह के वायदे किए गए हैं तमाम चुनावी पार्टियों द्वारा, तमाम सियासी पार्टियों द्वारा, वो सारे वायदे यदि पूरे हो जाएं तो उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो जाए।
उत्तर प्रदेश अब विधानसभा चुनावों के दूसरे रण के लिए तैयार है। 15 फरवरी को दूसरे चरण के लिए 11 जिलों की 67 सीटों पर मतदान होंगे। राज्य में त्रिकोणीय मुकाबले की बनी तस्वीर के बीच एक एक सीट मायने रख रही है। इसीलिए तमाम पार्टियों के दिग्गजों ने खुद को प्रचार में झोंके रखा। उन मुद्दों से जनता के जहन में उतरने की कोशिश की जो वोट दिलाने वाले साबित हो सके। बीजेपी नोटबंदी को भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम लगाने वाला बताते हुए सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे को भी प्रचार में उभारती रही। स्थानीय मुद्दे के तौर पर बीजेपी किसानों के गन्ना और अनाज का भुगतान नहीं होने का आरोप राज्य की सपा सरकार पर मढ़ती रही। बीजेपी और बीएसपी दोनों ने राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर सपा गठबंधन पर हमला बोला। मायावती ने अपनी रैलियों में इस पर लगातार जोर दिया कि उनके सत्ता आने पर यूपी में कानून का राज कायम होगा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार आरक्षण खत्म करने की साजिश में लगी है। मायावती और अखिलेश यादव दोनों ने अपनी रैलियों में नोटबंदी के लिए पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। इसे जन विरोधी फैसला करार दिया। अखिलेश अपनी रैलियों में मेट्रो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और डायल 100 जैसी योजनाओं का जिक्र कर अपनी पीठ थपथपाते रहे। और जो लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इनकी सरकार में 5-5 मुख्यमंत्री हैं, बताओ उनके पास एक भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो बता दो। जब चेहरा ही नहीं लाए तो वो सरकार बनाना ही नहीं चाहते। और फिर सावधान रहना, वो पत्थर वाली सरकार से भी। अब यहाँ प्रदेश की लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस को कड़ी से कड़ी सजा दी। समाजवादी पार्टी के सारे सपने चूर चूर कर दिए। उसके बाद भी आप सुधरने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे चरण में जिन 67 सीटों पर चुनाव है, उन सीटों पर 2012 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखे तो सपा को 34, बीएसपी को 19, बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। 2013 के मुजफ्फरनगर और शामली दंगों के साये में हुए 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां अपना कमल खिलाया था। सवाल है कि इस बार मतदाता किसे गले लगाएंगे, वो किन मुद्दों को जहन में रखकर अपना वोट देंगे। कहीं सामाजिक समीकरण के आधार पर होने वाला ध्रुवीकरण जनता से जुड़े असली मुद्दों पर भारी तो नहीं पड़ जाएंगे। सचिन भाटिया, एपीएन, नोएडा। उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ 11 जिलों यानी कि सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, खीरी, शाहजहांपुर और बदायूं में 15 फरवरी को 67 में से 66 सीटों के लिए दूसरे चरण का मतदान होना है। एक सीट आलापुर में सपा प्रत्याशी के निधन के कारण यहाँ चुनाव टल गया है। उधर यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी 15 फरवरी को एक ही चरण में 70 में से 69 सीटों पर मतदान होंगे। एक सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के निधन से मतदान यहां पर टल गया है। राज्य में फौजियों की बड़ी तादाद देखते हुए पूर्व सैनिकों के मुद्दे को कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी तरह से उभारा है और साथ ही विकास का मुद्दा भी यहां पर बेहद अहम है। विकास के अलावा पलायन का मुद्दा भी यहाँ धीरे धीरे उठाया जा रहा है और पलायन ये कोई अन्य वजहों से नहीं। यदि हम तमाम सीमावर्ती गांवों की बात करें तो लगभग 3000 गांव ऐसे हैं जो पलायन की वजह से पूरी तरह से खाली हो गए हैं और इन सब तमाम मुद्दों को अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से भुनाना चाह रही हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में कि आखिर उत्तराखंड के मुद्दे क्या हैं। उत्तराखंड में प्रचार के आखिरी दौर में भगवान की शरण में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। हर की पैड़ी की गंगा आरती में राहुल के साथ मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल रहे। तो क्या उत्तराखंड के चुनावी जंग में बीजेपी को परास्त करने के लिए अपने धुआंधार प्रचार के साथ कांग्रेस ऊपर वाले से भी बेहद उम्मीद लगाए बैठी है। प्रचार के आखिरी घड़ी तक यहाँ हर पार्टी के नेताओं ने अपना पूरा दमखम लगाए रखा। हर ऐसे मुद्दे को छुआ जिससे वोटर्स को अपने अपने पाले में मोड़ा जा सके। पिछले 4 चुनावों की तरह उत्तराखंड में पहाड़ों से मैदान की ओर पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली जैसे पारंपरिक मुद्दे तो हैं ही, साथ ही इस बार नोटबंदी भी इसमें जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ ये कहते हुए कांग्रेस पर हमला किया कि उसने 1 रैंक 1 पेंशन जैसे मुद्दे को 40 साल तक लटकाकर और सर्जिकल स्ट्राइक पर शक कर फौजियों का अपमान किया।
वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पूर्व फौजियों के मामले में अधूरी कवायद का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि पूर्व सैनिकों के कल्याण की योजनाओं को अमली जामा वही पहना रही है। पीएम मोदी भले ही सीएम हरीश रावत पर विधायकों की खरीद फरोख्त वाले कथित स्टिंग का जिक्र करते रहे हों, लेकिन राज्य में कांग्रेस का सबसे बड़ा दाव सीएम हरीश रावत के चेहरे पर है। रावत सरकार के कामकाज का बखान करते हुए कांग्रेस ने अपने असली निशाने पर यहां पीएम मोदी को ही रखा। कांग्रेस वालों ने 40 साल तक वन रैंक वन पेंशन के मामले को लटकाए रखा। 6-8 महीने तक सरकार के पास निवृत्त सैनिक कितना पेंशन, कितना वन रैंक वन पेंशन होगा, कोई हिसाब किताब ही नहीं था। ये 2.5 साल से प्रधानमंत्री मंत्री हैं, कोई तब दिखाई दिए जब आपदा से उत्तराखंड जूझ रहा था, जब हम अपने जीवन का संघर्ष लड़ रहे थे उत्तराखंडवासी, उस समय ये कोई पूछने आए हैं? और इस समय जब हमने उत्तराखंड खड़ा कर दिया और उत्तराखंड अपने पांव पर खड़ा हो गया, तो अब ये फसल छोड़ने के लिए लेकिन टिकट वितरण के दौरान उत्तराखंड में बगावत की स्थिति ये रही कि नामांकन पूरे होने के बाद भी कांग्रेस के 28 और बीजेपी के 25 बागी मैदान में अलग से डटे रह गए। दोनों पार्टियों में एक दूसरे के बागियों को टिकट देने की होड़ भी लगी रही। कहीं चुनाव को तैयार उत्तराखंड में जनता के असली मुद्दों पर बागियों का मुद्दा भारी तो नहीं पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उत्तराखंड में 69 सीटों पर हो रहे मतदान में 62 महिलाओं समेत कुल 637 उम्मीदवार मैदान में है। राज्य में 75,12,559 मतदाता हैं, जिसमें 49,33,564 पुरुष और 35,78,995 महिला मतदाता हैं। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। तो जाहिर सी बात है कि अब 15 फरवरी को इन तमाम जो उम्मीदवार हैं, इनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी और 11 मार्च को ये सब कुछ खुलेगा कि आखिर किसके सर पर ताज रहेगा और कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा जनता के दिल के करीब है। शिवसेना और बीजेपी के बीच तकरार जो है वो दिनों दिन तीखी होती जा रही है, खाई बढ़ती जा रही है। शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी है कि उन्हें रेनकोट जैसे बयानों से बचना चाहिए। उन्हें एक खास तरह का जो एक गरिमा है वो बनाए रखना चाहिए। खासकर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को आज उनके किसी भी बयान से नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार के कामकाज पर प्रधानमंत्री मोदी को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी पर तीखे हमले करते हुए उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि मोदी की भी जन्म कुंडली उनके पास है। यही नहीं, शिवसेना ने पहली बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। सामना में कहा गया है कि वो हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सीख देना तुरंत बंद करें। नरेंद्र मोदी के तीखे शब्द बाणों से जहां कांग्रेस लहूलुहान होती जा रही है, तो वहीं शिवसेना के मोदी पर हमले दिनों दिन धारदार होते जा रहे हैं। लेकिन इस भगवा ब्रिगेड के हमले को नजरअंदाज करना फिलहाल बीजेपी की मजबूरी है। मनमोहन सिंह भले ही रेनकोट पर नहाने के मसले पर पीएम मोदी को जवाब नहीं दे पाए, लेकिन शिवसेना ने मोदी को चुभने वाली नसीहत दे डाली। सामना में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को दूसरों के बाथरूम में झांकने की राजनीति छोड़ सरकार के कामकाज पर ध्यान देना चाहिए। यही नहीं, सामना ने मोदी की कांग्रेस की जन्म कुंडली अपने पास होने का जवाब भी दे दिया। सामना में कहा गया कि मोदी की जन्म कुंडली उनके पास है। सामना के संपादकीय में गोधरा कांड की याद दिलाते हुए मोदी को नसीहत दी है कि उनके पीएम के पद से हटने के बाद उनकी जन्म कुंडली दूसरों के पास पहुंच जाएगी। शिवसेना ने पीएम और महाराष्ट्र के सीएम को मर्यादा का पालन करने की सीख दी है। शिवसेना ने यूपी में बहु बेटियों के असुरक्षा के पीएम के बयान पर पूछा कि यूपी से जीते आपके 70 सांसद क्या कर रहे हैं। सामना ने पहली बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी निशाने पर ले लिया। सामना के संपादकीय में हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने के भागवत के आगरा में दिए बयान की तीखी आलोचना की गई है। शिवसेना ने गरीबी, बेरोजगारी का हवाला देते हुए मुसलमानों की आबादी को रोकने के लिए समान नागरिक कानून लागू करने की कोशिश के बजाय हिंदुओं की तकलीफ बढ़ाने वाली सलाह दी जा रही है। बहरहाल बृहन्मुंबई नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी का अचानक छोटे भाई के बजाय बड़े भाई की भूमिका में आ जाना शिवसेना को काफी खल गया है। हजारों करोड़ के बजट वाली बीएमसी के चुनाव में इसीलिए शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। यही नहीं, आगे भी दोनों पार्टियों का गठबंधन खटाई में पड़ गया है। सचिन शर्मा, APN।
और अब बात करते हैं तमिलनाडु की राजनीति की। एआईएडीएमके में सत्ता के लिए संघर्ष जारी है और पार्टी के दोनों ही पक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं पॉयस गार्डन के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए शशिकला ने कहा कि वो पनीरसेल्वम या किसी और से नहीं डरती हैं जिन्होंने पार्टी को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचा है। इन सबके बीच अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सोमवार को तमिलनाडु के राज्यपाल सी विद्यासागर राव को सलाह दी है कि वो विधानसभा में बहुमत परीक्षण करवाएं ताकि ये पता चल सके कि बहुमत कार्यवाहक मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम के पास है या पार्टी महासचिव वीके शशिकला के साथ। अटॉर्नी जनरल ने सुझाव दिया है कि राज्यपाल द्वारा एक सप्ताह के अंदर तमिलनाडु विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाए और फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। इस बीच खबर यह भी है कि कल सुप्रीम कोर्ट में आय से अधिक मामले में शशिकला का जो मामला है जयललिता का, जिसमें शशिकला भी आरोपी हैं, उनका ये मामला कल सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 6 आइटम नंबर 1 के रूप में आएगा और यदि कोर्ट में उनके विपरीत कोई फैसला आता है तो जाहिर सी बात है कि शशिकला की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी और वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठ सकेंगी। लेकिन यदि ये फैसला उनके पक्ष में आता है तो शशिकला की जो राह है वो आसान हो जाएगी और यदि फ्लोर टेस्ट में वो अपना बहुमत सिद्ध कर देती हैं तो जाहिर सी बात है कि शशिकला मुख्यमंत्री बन सकती हैं। तमिलनाडु में सत्ता का संघर्ष जारी है। एआईएडीएमके महासचिव शशिकला नटराजन और ओ पनीरसेल्वम के बीच रस्साकशी चल रही है। तमिलनाडु में सरकार गठन का अभी कोई हल निकलता नहीं दिखाई दे रहा। एआईएडीएमके की जनरल सेक्रेटरी शशिकला नटराजन ने कहा कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पनीरसेल्वम का असली रंग अब दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने 33 साल में ऐसे 1000 पनीरसेल्वम देखे हैं। एआईएडीएमके ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचना दी है कि पुलिस ने गोल्डन वे रिजॉर्ट जाकर 119 विधायकों का बयान ले लिया है। पार्टी प्रवक्ता वेगई छेलवन ने दावा किया कि विधायकों का बहुमत जनरल सेक्रेटरी शशिकला नटराजन के साथ है और राज्यपाल को उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए। शशिकला गुट के मुताबिक पनीरसेल्वम के पास सिर्फ 7 विधायकों का समर्थन है और वो विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर सकते। दरअसल राज्य में सरकार बनाने को लेकर गवर्नर के फैसले में देरी के साथ ही पनीरसेल्वम खेमा लगातार मजबूत हो रहा है। इस खेमे में एआईएडीएमके के 6 और सांसद आ गए। इस तरह पनीरसेल्वम के साथ अब लोकसभा और राज्यसभा के कुल 11 सांसद हैं। खबरों के मुताबिक 7 विधायक भी उनके साथ खड़े हैं। शशिकला ने 129 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। एआईएडीएमके के 135 विधायक हैं। बहुमत के लिए 118 का आंकड़ा चाहिए। 7 विधायक पनीरसेल्वम के साथ हैं। शशिकला फिलहाल मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन बुलावे में हो रही देरी से उनके लिए मुश्किलें भी पैदा हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और झारखंड की बात करें, वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर झारखंड भी 16 और 17 फरवरी को मोमेंटम झारखंड 2017 के नाम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहा है। 150 करोड़ रुपए के खर्च पर हो रहे इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर पूरा सरकारी महकमा जी तोड़ मेहनत कर रहा है। वहीं कई विपक्षी दलों के साथ कई आदिवासी संगठन इसके विरोध में उतर गए हैं। कार्यक्रम के विरोध में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और इस बीच शुरुआती दौर में ऐसा भी लग रहा था कि इस इन्वेस्टर समिट में तमाम बड़े जो औद्योगिक घराने हैं वो नहीं आएंगे और अंतिम समय तक उनका ट्रैवल प्लान सरकार को नहीं मिला था। लेकिन आज टाटा, अंबानी और अडानी ने अपना ट्रैवल प्लान उन्हें भेजा है और ये स्पष्ट किया है कि टाटा, अंबानी और अडानी की तरफ से झारखंड के वाइब्रेंट समिट में शिरकत किया जाएगा। 2014 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में सुगम व्यापार के मामले में झारखंड देश में 26वें स्थान पर था। व्यापार करने में मुश्किलों के मामले में झारखंड सबसे अव्वल था। एमओयू को झारखंड के लिए मजाक समझा जा रहा है, लेकिन रघुवर दास की अगुवाई में पिछले 2-3 सालों में सरकार की छवि बदलने की कवायद तेज हुई है। झारखंड भी अब गुजरात के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। सरकार का दावा है कि 150 करोड़ के खर्च से आयोजित किए जा रहे मोमेंटम झारखंड 2017 के जरिए प्रदेश में 3 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आएगा। इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए व्यापारियों और उद्योगपतियों को कोलकाता से रांची लाने ले जाने के लिए चार्टर विमान किराए पर लिए गए हैं और इसके लिए एयर इंडिया और अलायंस एयर से साझेदारी की है। अनुमान है कि आयोजन में 6000 से ज्यादा प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। राज्य सरकार ने इन हाई प्रोफाइल मेहमानों की मेहमान नवाजी में दिल खोलकर खर्च करने की योजना बनाई है। 2 दिन तक चलने वाले इस आयोजन की सुरक्षा में पुलिस के 4700 जवानों और अधिकारियों को तैनात किया गया है।
लेकिन विपक्ष बड़े पैमाने पर हो रहे खर्च का विरोध कर रहा है। वाम दलों के नेताओं से अपील किया कि वो 14 को ही करे, और चूंकि ये जन पंचायत है, जनता की बातों को सुनाना है, इसलिए आज वाम दलों की बैठक में ये तय हुआ कि 14 तारीख को ही राजभवन के सामने धरना। जाहिर है कि झारखंड सरकार ने इस तरह की कोशिश पहले भी की थी, जो औंधे मुंह जमीन पर आ गई। ऐसे में विपक्ष से फिजूल खर्ची मान रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सफाई दी है कि केवल उन्हीं एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जिन पर काम शुरू होने की संभावना होगी। लेकिन आदिवासी संगठनों को भी ऐसा आयोजन गले नहीं उतर रहा है। उन्होंने उद्योगों के लिए अपनी जमीन न देने का ऐलान किया है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं और ये भी कहते हैं आदिवासी और मूलवासी यहाँ का इस मन बना लिया है। लाख करोड़ एमओ, लाख इन्वेस्टर सबमिट कराए, 1 इंच जमीन भी यहाँ का आदिवासी और मूलवासी इसको नहीं देगा, आसमान में ही बनाएगा। इन संगठनों की 14 फरवरी को रांची में विशाल धरना और 15 फरवरी को सभी प्रखंड और जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री और क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का पुतला जलाने की भी तैयारी की है। लेकिन सरकार को मोमेंटम झारखंड 2017 से बड़ी उम्मीदें हैं। इसमें अंबानी समेत कई बड़े उद्योगपतियों को लाने के लिए खासी मेहनत की गई है। रफी सामी, रांची, एपीएन। और अब देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। नोटबंदी के बाद जिन लोगों ने अपने खाते में बड़ी रकम जमा की थी, ऐसे 18 लाख लोगों से इनकम टैक्स ने जवाब मांगा था। इनमें से 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लॉगिन किया और करीब 60,000 लोगों ने इसका जवाब दिया। यह आंकड़ा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी का है। सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने ये आंकड़े पेश करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने टैक्स का भुगतान करने पर सहमति जताई है। केंद्र सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी है जो फर्जी लीव ट्रैवल कंसेशन बिल लगाकर सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने कहा है कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी के लिए सरकार पैसा देती है। डीओपीटी की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब एलटीसी लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक हलफनामा देना होगा, जिसमें उन्हें उस जगह का नाम बताना होगा जहाँ पर वो और उनके परिवार वाले जा रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के शोपिया शहर में रविवार को 2 नागरिकों की मौत के बाद आज कर्फ्यू लगा दिया गया। एक व्यक्ति की मौत आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में हुई थी, जबकि दूसरा व्यक्ति इनके बाद हुए प्रदर्शनों में मारा गया। घाटी में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। चीन से लगी सरहद पर तैनात आईटीबीपी के जवान अब स्नो स्कूटर से गश्त लगाएंगे। पहली बार आईटीबीपी को ऐसे 5 स्कूटर दिए गए, जिनमें से 2 लद्दाख, 2 उत्तराखंड और 1 सिक्किम में तैनात किए जाएंगे। फिलहाल उत्तराखंड के औली में जवानों को इसको चलाने को लेकर विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो आईटीबीपी में ऐसे और भी स्कूटर लाए जाएंगे। भारत ने हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 208 रनों से हरा दिया। भारत की ओर से 459 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम दूसरी पारी में मात्र 250 रनों पर सिमट गई। इस तरह भारत ने लगातार 6ठी टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। और आप देख रहे हैं देश की बात। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं या कोई खबर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई खबर हो तो आप हमें भेज सकते हैं और हमारा सोशल मीडिया का जो एड्रेस है वो हम आपको दे दें। हमारा ट्विटर पेज है एपीएन न्यूज इंडिया, इस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ट्विटर पेज को, और यहाँ डीएम यानी कि डायरेक्ट मेल करके आप अपनी खबर, अपना वीडियो या अपनी जानकारी या अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचा सकते हैं। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643106027 और हमारा फेसबुक पेज है एपीएन न्यूज इंडिया, इससे भी आप लाइक कर सकते हैं। और साथ ही आप यदि कोई भी खबर, जानकारी या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर भी आ सकते हैं। आप हमसे सीधे जुड़ भी सकते हैं contact@apnlive.com पर। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और पूरे उत्तराखंड में 15 तारीख को वोट पड़ने हैं। सभी राजनीतिक दल जनता से तमाम तरह के वायदे कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही राज्यों में राजनीतिक दल न्याय की तलाश में उलझे। रामपुर तिराहा कांड में
तब के डीएम अनंत कुमार सिंह के खिलाफ दर्ज मामले को भूल के लगते हैं। उत्तराखंड के गठन से इस मामले में न्याय कानून की गलियों में उलझे रास्तों पर अपनी राह तलाश रहा है और आरोपी अफसर भारत सरकार में सचिव बनने की राह पर है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि अधिकार क्षेत्र को लेकर दो थानों के बीच खींचतान चलती रहती है, लेकिन उत्तराखंड के गठन से जुड़ा रामपुर तिराहा कांड में मुजफ्फरनगर के तब के डीएम अनंत कुमार सिंह का मामला दो हाई कोर्ट के बीच उलझ कर रह गया है और मामले में अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है। ये कांड अक्टूबर 1994 में हुआ था, जब उत्तराखंड के गठन को लेकर आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहे पर गोलियां चली और महिलाओं से बदसलूकी हुई। उस वक्त उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। हमारी माँ बहनों पर इतना अत्याचार किया इन्होंने कि ये कोई देखने लायक स्थिति नहीं थी। मुलायम सिंह जी को उस टाइम माँ बहनों की मदद करनी चाहिए थी, पुलिस वालों को बोलना चाहिए था, क्योंकि इतना अत्याचार कभी नहीं हुआ जब मुलायम सिंह वो तिराहा कांड में हो चुका था। उस समय जो पूरा रामपुर तिराहा कांड हुआ था, उससे मुझे बहुत अच्छी करके याद है किस तरीके से आगजनी के बाद महिलाओं को गाड़ियों से निकाला गया, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया है। अपने को बचाने के लिए महिलाएं किस तरीके से गन्नों के खेतों में भागी। वहाँ पर कुछ मतलब ऐसा हुआ कि पुलिस वालों का भी दोष नहीं था, क्योंकि वो मुलायम सिंह का दोष था। मुलायम सिंह की पुलिस थी, वो हमारे यहाँ की पुलिस नहीं थी। जब मुलायम सिंह की पुलिस थी तो जैसे उनको आदेश मिल रहा था वो कर रहे थे और बसों से उतर के सारी महिलाएं गन्ने के खेत में भागी। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 1995 में सीबीआई जांच शुरू हुई। सीबीआई ने 72 चश्मदीदों से पूछताछ के बाद मुजफ्फरनगर के डीएम अनंत कुमार सिंह को 28 लोगों के खिलाफ बलात्कार, डकैती, महिलाओं से बदसलूकी के आरोप तय किए। हालांकि 2000 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने डीएम AK सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। 2000 में उत्तरांचल हाईकोर्ट ने AK सिंह के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट को खारिज कर दिया, लेकिन भारी विरोध के चलते उत्तराखंड सरकार ने पुनः विचार याचिका दाखिल की और देहरादून की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में लंबित मामलों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की अधिसूचना के आधार पर मामले को गाजियाबाद स्पेशल सीबीआई कोर्ट को स्थानांतरित करने की बात कही। इस अधिसूचना में कहा गया था कि देहरादून की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में 16 जनवरी 2002 से पहले के लंबित मामले गाजियाबाद स्पेशल सीबीआई कोर्ट को भेजे जाएं। गाजियाबाद स्पेशल सीबीआई कोर्ट का कहना है कि वो 16 जनवरी 2002 के बाद के मामलों पर ही सुनवाई कर सकती है। उधर देहरादून की अदालत मामले की सुनवाई से इनकार कर रही है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक मामला गाजियाबाद भेजा जा चुका है। ऐसे में मामला कानूनी अधिकार क्षेत्र में उलझ गया है और कम से कम 15 साल से ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के लिए अटका हुआ है। अब फिर विधानसभा के लिए वोट पड़ने हैं, लेकिन ये मामला अब भी अदालत के अधिकार क्षेत्र को लेकर फंसा हुआ है। इस मामले में अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस के 3 और उत्तराखंड पुलिस के 4 कर्मियों को सजा हुई है। अगर अनंत कुमार सिंह के खिलाफ आरोपों का मामला भी तय हो जाता तो शायद आज वो भारत सरकार के सचिव बनने की राह में नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले में फंसे छात्रों की ओर से दायर की गई सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम में सामूहिक नकल के दोषी पाए गए 634 से अधिक छात्रों के दाखिले को रद्द कर दिया गया है। अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दाखिले की प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया है। यह आदेश 2008-2012 के बीच प्रवेश पाने वाले छात्रों पर लागू होगा। मेडिकल छात्रों का दाखिला मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम के जरिए हुआ था। मध्य प्रदेश के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के व्यापम घोटाले में बेहद अहम मोड़ आ चुका है। प्रधान न्यायाधीश JS खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने एडमिशन प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए ये फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 2008 से 2012 के 5 साल के सत्र के लिए MBBS में दाखिला लेने वाले छात्रों को बड़ा झटका लगा है। इस फैसले से व्यापम के तहत MBBS में प्रवेश लेने वाले सभी 634 छात्रों के एडमिशन रद्द हो गए हैं। See, we still have to read the judgment. Only thing what has been pronounced is that they have dismissed the petition, saying that they cannot exercise powers under 142 Constitution of India. That is the only thing. I'm really disheartened. इससे पहले 268 छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 2 अलग-अलग फैसले सुनाए थे। जस्टिस J. चेलामेश्वर ने फैसला दिया था कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए
सभी 634 छात्रों को ग्रेजुएशन पूरा होने के 5 साल तक भारतीय सेना में बिना किसी वेतन के काम करना होगा। 5 साल पूरे होने पर ही उन्हें डिग्री दी जाएगी। इस दौरान उन्हें केवल गुजारा भत्ता दिया जाएगा। वहीं जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने हाईकोर्ट के दाखिला रद्द करने के फैसले को बरकरार रखते हुए छात्रों की अपील को खारिज कर दिया। इसके खिलाफ छात्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। व्यापम घोटाले को शिक्षा जगत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। घोटाले की जांच के दौरान कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और राजनीति आज तक हो रही है। गलती छात्रों की कम है, जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उन पर क्या कार्रवाई हो रही है? जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत ये धांधली हुई है उस पर क्या कार्रवाई हुई है? प्रश्न इस बात का है। पर ये पूरी जवाबदारी शिवराज सिंह चौहान की है। लक्ष्मीकांत शर्मा तो जेल भुगत लिए, आदेश मानने वाला तो भुगत लिया, आदेश देने वाला अभी तक नहीं भुगता। इन मामले में हाई प्रोफाइल मुन्ना भाइयों को पकड़ने की सीबीआई की हर कोशिश नाकाम रही थी, जिसके बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी की मदद लेकर ऐसे छात्रों की पहचान की गई जो दूसरे के नाम पर परीक्षा में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर कोलकाता हाईकोर्ट के जज CS कन्नन स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू की गई अवमानना कार्रवाई के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए। कन्नन और उनके वकील के कोर्ट में पेश नहीं होने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कार्रवाई 3 हफ्ते के लिए टाली है। न्यायपालिका के इतिहास में पहला मौका रहा जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जज के खिलाफ अवमानना के मामले में सुनवाई की। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस CS कन्नन को आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। कार्रवाई शुरू होने पर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनको आज पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और हम उनकी इस चिट्ठी को भी देख चुके हैं जो उनका जवाब मानी जा रही है। प्रधान न्यायाधीश के पूछे जाने पर रोहतगी ने बताया कि उन्हें ये व्हाट्सएप पर मिली। मुकुल रोहतगी ने यह भी कहा कि एक वरिष्ठ जज को इस तरह से जवाब नहीं देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस CS कन्नन को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और ये बताने का आदेश दिया था कि उनके खिलाफ अवमानना संबंधी कार्रवाई शुरू क्यों नहीं की जाए। मुझे बहुत तकलीफ हुई है ये देख कर के किसी जज के सिटिंग जज के बरखिलाफ या किसी जज के बरखिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू हों। अगर करण साहब का कोई ग्रीवेंस है और वो ग्रीवेंस जायज़ है, उसको इंक्वायर करके उसकी रिपोर्ट उनको करण साहब को दे देते तो शायद अच्छा होता। ये तो इंडिविजुअल जज पर है। जब नौबत यहाँ तक आई है तो अब आगे उसको पार्लियामेंट में ले जाना चाहते हैं, राजनीतिक, और उसकी काफी भी जैसा उसमें लगा है कि उन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो कमीशन है उसका वो उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर एक एट्रॉसिटी है। ये तो उनके जवाब है जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा गंभीरता पूर्वक, ऐसा मुझे आशा विश्वास है। जस्टिस कन्नन ने 4 पेज के खत में लिखा है कि उन्होंने कोर्ट में अनियमितता और अनैतिकता का मामला उठाया है। इस मामले में 20 जजों के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। उनका मकसद कोर्ट में करप्शन को खत्म करना है। वो कोर्ट के शिष्टाचार को खराब नहीं कर रहे। वो खुद भी जज हैं और ऐसे में जजों की लिस्ट भेजने के मामले में उनके खिलाफ लिया गया संज्ञान उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ संज्ञान लेते हुए अवमानना नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। जस्टिस कन्नन ने लिखा है कि उनका पक्ष बिना सुने उनके खिलाफ ऐसा आदेश कैसे जारी किया जा सकता है। अवमानना नोटिस जारी करने से उनके संवैधानिक अधिकार प्रभावित हुए हैं। इससे समानता का अधिकार और राइट टू डिग्निटी प्रभावित हुआ है। जस्टिस कन्नन ने लिखा है कि वो लोग दलित जज से छुटकारा पाना चाहते हैं। मुझसे कोई स्पष्टीकरण लिया जाए। इससे पहले बताना चाहता हूं कि कोर्ट को हाई कोर्ट के सिटिंग जज को सजा देने का हक नहीं है। ऑर्डर में इसका कोई लॉजिक साफ नहीं है। ऐसे में सुनवाई लायक नहीं है। ये ऑर्डर साफ तौर पर बताता है कि ऊंची जाति के जज कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और अपनी जुडिशियल पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक SC/ST जज से छुटकारा पाने के लिए किया जा रहा है। जस्टिस कन्नन ने पिछले महीने की 23 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 20 मौजूदा और पूर्व जजों पर नाम के साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इस चिट्ठी का संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को जस्टिस कन्नन को अवमानना का नोटिस भेजा। प्रधान न्यायाधीश JS खेर की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था न्यायमूर्ति CS कन्नन को नोटिस जारी किया जाए। इसका जवाब 13 फरवरी तक दिया जाए। न्यायमूर्ति कन्नन को वो न्यायिक या प्रशासनिक कार्य हाथ में लेने से तत्काल रोका जाए जो उन्हें सौंपे गए हों। उनके पास मौजूद सभी न्यायिक एवं प्रशासनिक फाइलें कलकत्ता उच्च न्यायालय के महापंजीयक को लौटाने का आदेश दिया जाता है। जस्टिस कन्नन पहले भी विवादों में रहे हैं।
जस्टिस कर्णन 2011 में मद्रास हाईकोर्ट में जज थे। उस वक्त उन्होंने एक साथी जज के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहने की शिकायत दर्ज कराई थी। 2014 में मद्रास हाईकोर्ट में जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर वो तब के चीफ जस्टिस के चैम्बर में घुस गए थे और बदसलूकी की थी। इसके अलावा जस्टिस कर्णन ने उन्हें मद्रास हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट ट्रांसफर करने पर इस मामले की सुनवाई खुद शुरू कर दी थी। बाद में इसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के.एस. पणिक्कर राधाकृष्णन ने पेटा मामले में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ये नोटिस एक शख्स की याचिका पर उन्हें और राष्ट्रपति के सचिव को भेजा गया है। याचिका में पेटा की ओर से दिया गया मैन ऑफ द ईयर का सम्मान वापस लेने की मांग की गई है। जस्टिस राधाकृष्णन को 2015 में पेटा मैन ऑफ द ईयर सम्मान दिया गया था। इससे पहले मई 2014 में जस्टिस राधाकृष्णन और जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष की बेंच ने तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर रोक लगाई थी। बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की और अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन ग्लोबल ट्रेड पर उनकी नीतियों का बड़ा असर दिखाई देना शुरू हो चुका है। 12 देशों की ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते से अमेरिका बाहर हो चुका है। जापान, चीन और दक्षिण कोरिया की व्यापार नीतियों का ट्रंप लगातार विरोध कर रहे हैं। अमेरिका की बदली नीतियों से फिलहाल भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप के एक कदम से भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के युग की शुरुआत के साथ ही अमेरिका कई मोर्चों पर अपनी नीतियों का आकलन कर रहा है। भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई व्यापार नीतियों से बचे हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में मुमकिन है कि ये देश ट्रंप की नीतियों के शिकार बन जाएं। अमेरिका इन सभी देशों के साथ बड़े व्यापारिक घाटे में है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका 12 देशों की ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर आ गया है और उसने जापान, चीन और साउथ कोरिया की ट्रेड पॉलिसी पर हमला बोला है। इसके साथ ही अमेरिका नए टैक्स सुधार में अपने आयातों पर अतिरिक्त टैक्स लगा सकता है, जिसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ट्रंप की इन संरक्षणवादी नीतियों पर चिंता जताई जा रही है। खबरों के मुताबिक जिन देशों के साथ अमेरिका व्यापारिक घाटे में है, उन देशों पर इस नीति का व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। जहां तक भारत की बात है, तो इसका अमेरिका के साथ व्यापार WTO के नियमों और 2005 के ट्रेड पॉलिसी फोरम के आधार पर होता है। भारत अमेरिका का व्यापार 2005 में $29 बिलियन से बढ़कर 2015 में $65 बिलियन हो गया। भारत भारी मात्रा में अमेरिका से IT सर्विस, टेक्सटाइल, कीमती पत्थरों का निर्यात करता है। अमेरिका भारत के साथ भी काफी व्यापार घाटे में है। इसके बावजूद अभी तक ट्रंप और PM मोदी के रिश्ते काफी गर्मजोशी से भरे हैं, लेकिन दोनों नेताओं के बीच व्यापार संबंधित बातचीत नहीं हुई है। भारत के तबला वादक संदीप दास ने ग्रैमी अवार्ड जीता है। उन्हें ये अवार्ड वर्ल्ड म्यूजिक कैटेगरी में मिला है। संदीप दास यो यो माँ के साथ सिंग मी होम और सितार वादक अनुष्का शंकर के लैंड ऑफ गोल्ड के लिए तबला बजा चुके हैं। ये छठी बार है जब अनुष्का ग्रैमी जीतने से चूक गई। स्टेपल सेंटर में हुए 59वें ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी में पॉपुलर सिंगर बेयोंसे नोल्स और एडल का दबदबा रहा। ब्रिटिश सिंगर एडल ने 3 तो बेयोंसे ने 2 कैटेगरी में अवार्ड अपने नाम किए। 1971 में जन्मे संदीप पहले भी 2 बार साल 2005 और 2009 में ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। 8 साल की उम्र में उन्होंने शिव कुमार सिंह से तबला सीखना शुरू किया था। संदीप दास की खूबसूरत तबला वादन आप सुन सकते हैं और खासकर जब वो तबले से ट्रेन की धुन निकालते हैं, वो अपने आप में लाजवाब है। तो संदीप दास ने हिस्ट्री रच दी, इतिहास बना दिया। तो आज के दिन का लेकिन इतिहास में क्या महत्व है, देखते हैं। और आज के दिन में दुनिया के इतिहास में 13 फरवरी कई घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जानिए कुछ ऐसी बड़ी घटनाओं के बारे में जो आज के दिन हुई थी। 13 फरवरी 1788 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटेन की निचली सदन में भारत में अत्याचार के मामले में मुकदमा चला था, लेकिन वो बरी किए गए थे। और 13 फरवरी 1856 में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने लखनऊ के साथ अवध का भी अधिग्रहण कर लिया था। 13 फरवरी 1959 को दुनिया भर के बच्चों की पसंदीदा बार्बी डॉल की बिक्री आज ही के दिन से शुरू हुई थी। और 13 फरवरी 2010 में महाराष्ट्र के पुणे में यहूदियों के प्रार्थना स्थल के नजदीक जर्मन बेकरी में बम विस्फोट में 17 लोगों की मौत हो गई थी। और आज का दिन शहरयार के नाम, जी हां, अखलाक मोहम्मद खान, जिन्हें शहरयार से भी जाना जाता है, वो एक मशहूर शायर के साथ एक शिक्षाविद भी थे। शहरयार ने जिंदगी को एक जुदा अंदाज में देखा और उससे भी जुदा वो जदीद लहजे में पेश करने में वो कामयाब रहे। यही लहजा शहरयार की पहचान है। उन्होंने बेहद उम्दा नज़में पढ़ी तो बेहतरीन गज़लें कहीं, लेकिन इसे हमारी
त्रासदी कहिए या विडंबना कि शहरयार की पहचान फिल्मी गजलों से उन्हें मिली। शहरयार ने गमन और उमराव जान जैसी कुछ यादगार फिल्मों में गीत लिखे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता 1981 में बनी फिल्म उमराव जान से मिली। शहरयार के कुछ खूबसूरत नज़मों गजलों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। देश की बात में आज बस इतना ही। नमस्कार।